हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन एंड चिल। सो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मलयालम इंडस्ट्री की एक और हिडन जेम जो कि रिसेंटली रिलीज हुई है और ये मूवी आते ही बहुत फेमस हो गई है। इस मूवी का नाम है किष्किंधा कन्नम। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन को, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। जिस जिस घर में गन के लाइसेंस है उस गन को यहाँ जमा करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। इसलिए सारी लिस्ट बनाई जा रही है और सबको बुलाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन लोग गन जमा करने के लिए आते हैं और गन जमा कर देते हैं। तभी हम देखते हैं अजय को, जो कि अपने दोस्त और अपर्णा के साथ खड़ा है रजिस्ट्रार ऑफिस में। वो और अपर्णा शादी करने वाले थे। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि पुलिस स्टेशन से होता है। वो बोलता है, अप्पू पिल्लई आपके पिता हैं, तो आपको तो न्यूज़ पता ही होगी कि उनके पास गन लाइसेंस है और उनको ये जमा करना है पुलिस स्टेशन इलेक्शन के पहले। पर वो कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं। तब अजय बोलता है, हो सकता है पापा अभी बिजी हैं सर, मैं शाम को आता हूँ और गन आपको जमा कर देता हूँ। फिलहाल मैं अभी घर से बहुत दूर हूँ तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। तब वो बोलते हैं, ठीक है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, हम खुद आके उधर से ले लेंगे। फिर वो पुलिस ऑफिसर एड्रेस लिख लेता है और फ़ोन काट देता है। फिर अजय के पास उसका दोस्त शिवा आता है, जो कि उसके भाई की तरह है। शिवा उसे एक सजेशन देता है, अपने पापा से पूछो कि उनकी गन कहाँ पर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है। अजय अपने फादर अप्पू को जब कॉल करता है तो उसके फादर बोलते हैं, मैं अभी भी गन ढूंढ रहा हूँ, यानी कि उनको गन बहुत टाइम से नहीं मिल रही है। अजय बोलता है, पापा आप अच्छे से ढूंढिए क्योंकि पुलिस स्टेशन में वो जमा करना है। अप्पू बोलता है, ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा और मैं जमा भी कर दूंगा, तू फ़ोन रख। और रूडली फ़ोन काट देता है। ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन शिवा सुन रहा होता है। वो बोलता है, सबसे अच्छा ये होगा कि गन खोने की एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दो, क्योंकि अगर वो गन खो चुकी है तुम्हारे घर से, अगर कोई उसे यूज़ करता है और कोई क्राइम वगैरह करता है तो प्राइम सस्पेक्ट सबसे पहले तुम ही बनोगे और हैरेसमेंट होगा फालतू का। तब अजय बोलता है, पापा ने कैसा बिहेव किया देखा ना तूने, मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। वो ढूंढ रहे हैं और गन मिल भी जाएगी, पहले यह काम निपटा लेते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग रजिस्ट्री वगैरह करके घर पहुंचते हैं अर्पणा को लेके। पर उतने टाइम ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि जिस पुलिस ऑफिसर ने एड्रेस लिया था वो अप्पू के घर पहुंच चुका है। अप्पू से वो पूछताछ करता है और अप्पू सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है गन खो चुकी है उनसे। फिर पुलिस ऑफिसर घर की तलाशी वगैरह लेता है। तब उधर अजय आता है और हमको ये भी पता चलता है कि अप्पू एक मिलिट्री ऑफिसर है, मतलब वो पहले मिलिट्री में काम किया करता था और इसी के साथ जो अजय है वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। पुलिस फिर अजय को डांट लगाती है, ये मिलिट्री में काम करते हो और आप एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एक गन को कैसे संभालना है ये आप लोगों को नहीं आता। इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो हमको ये भी नहीं पता चलता कि गन खो चुकी है। कोई क्राइम होता है तो प्राइम सस्पेक्ट आप लोग बनोगे। ये सारा कॉन्वर्सेशन सुन के अप्पू को मानो गुस्सा आता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवा लूँगा आप लोगों की तसल्ली के लिए, और आप लोग चाहे तो मेरे ऊपर सर्विलेंस भी बिठा सकते हो इलेक्शन के दौरान कि मैं कोई क्राइम न कर दूँ। पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ सुनने के बाद एक मिसिंग डायरी तो फाइल कर लेते हैं। उधर रात में अजय थोड़ा रिलैक्स होता है और सोचता है उसकी नई नई शादी हुई है तो अपर्णा को भी टाइम देना चाहिए। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से अप्पू आता है और बोलता है, कल मरियम को बुलाओ और उसके साथ कुछ लोगों को बुलाना, मुझे पेड़ पे लोग चढ़ाने हैं। फिर उनको अगले दिन दिखाया जाता है। अपर्णा कॉफ़ी पीते पीते अपने एरिया में घूम रही होती है, क्योंकि अजय का जो घर है वो है फॉरेस्ट एरिया के पास, मतलब जंगल एरिया के बीचों बीच। अपर्णा तब नोटिस करती है कि पेड़ के ऊपर एक पुराना रेडियो रखा हुआ है, मतलब वो रेडियो उधर कैसे गया, ये क्वेश्चन उसके मन में उठता उससे पहले उधर अजय आता है। अजय आते ही बोलता है, तुम्हें पता है रामायण के टाइम वानर सेना इधर रहा करती थी, अभी तो वानर सेना नहीं है, सिर्फ बंदर बचे हुए हैं बहुत सारे। वो हमारे आस पड़ोस के सारे घर से कुछ ना कुछ सामान ले लेते हैं और ऐसे पेड़ में जाकर रख देते हैं, कहीं जाके छुपा देते हैं। तब अपर्णा बोलती है, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने ही तुम्हारे पापा की गन चुराई हो। तब अजय बोलता है, मुझे पता था तुम ये सोच रही हो, पापा ने सब कुछ इससे पहले ही सोच के रखा है, इसीलिए उन्होंने मनियन को बुलाया है और कुछ लोगों को गन ढूंढने के लिए पेड़ों के ऊपर। बंदर ने वो छुपा तो नहीं दिया इसलिए। अजय ये भी बोलता है कि चच्चू भी बंदर को पसंद नहीं करता। तब हमको पता चलता है कि चच्चू और कोई नहीं बल्कि अजय का ही बेटा होता है उसकी पहली बीवी से। पहली बीवी प्रवीणा आज से 4 साल पहले ही मर चुकी है, उसे कैंसर जैसी बीमारी लग चुकी थी
और उससे ठीक 2 साल पहले इनका बेटा चच्चू भी किसी को भी नहीं मिला। फिर इतने सालों के बाद अजय ने आज दूसरी शादी अपर्णा के साथ की है। फिर से हम मेन स्टोरी में वापस आते हैं। लोग आते हैं और पेड़ पर चढ़ते हैं, पर उनको पुराने सामानों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी जगह हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने घर के रूम के दरवाजे को अच्छे से लॉक करने की कोशिश करता है, पर लॉक तो टूट चुका है। फिर भी वो अपने दरवाजे को कैसे भी एक जगह स्टेबल करने के बाद गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और वो मानो बहुत देर से ही हॉर्न बजाया जा रहा था। तो जो कांस्टेबल है उसकी गाड़ी को जल्द से जल्द पास करवाता है और वो एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचता है, जहां पर हम सुमन को देखते हैं। सुमन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड का सिर्फ काम करता है। उसके अलावा वो इलीगल शराब वगैरह भी बेचते हैं। बहुत लोग आते हैं उससे शराब खरीदने के लिए। अप्पू आता है और उसे हाई फाई करता है, मानो बहुत टाइम से एक दूसरे के बीच उनकी जान पहचान है। दूसरी जगह हम अजय को देखते हैं जो कि हमेशा से कोशिश करता है अपने बेटे को ढूंढने की। हमेशा से वो अपने एक दोस्त जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है उससे हमेशा सुनता रहता है किसी मिसिंग बच्चे के कंप्लेंट के बारे में, जो कि हूबहू अप्पू के जैसा दिखता हो या उसे कोई भी क्लू मिल सके। फिर हमको दिखाया जाता है कि अजय जाता है अपने ऑफिस में और फिर सारे लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं कि हनीमून में तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। कोई कहीं जगह का सजेशन दे रहा होता है और कोई पूछता है कि तुम्हारी वाइफ पहले क्या करती थी, ऐसी बातें वगैरह वगैरह। ये बातचीत चली रही होती है तभी अजय के एक दोस्त के पास कॉल आता है। जहां पर उसको ये पता चलता है कि फॉरेस्ट एरिया में फायरिंग हुई है और बहुत सारी गोली के राउंड्स भी चले हैं। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को तो उधर जाना ही था। दूसरी जगह गांव वाले भी उधर इकट्ठे हो जाते हैं और सारा शक बैठता है सुमन के ऊपर, क्योंकि ये रूमर्स हैं कि बहुत साल पहले सुमन जो है वो नक्सलियों के लिए काम किया करता था और वो बम्स वगैरह भी बनाता था। तो गांव वालों के हिसाब से सुमन एक प्राइम सस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस करके रखे हैं। फिर उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस छानबीन करती है और ये पता चलता है कि आस पड़ोस में कोई बॉम्ब का सामान नहीं है और ये कोई राइफल का शूट आउट नहीं है, ये एक पिस्टल से चलाई गई बुलेट्स है। ठीक उनके कॉन्वर्सेशन के साइड में अजय खड़ा होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसके पापा की गन मिसिंग है और ये पिस्टल से चले हुए बुलेट्स हैं। तो उसके माइंड में ये बात दौड़ती है कि हो सकता है कि ये इसके पापा की गन की बुलेट हो जो कोई दूसरा यूज कर रहा है। फिर हमको रात में दिखाया जाता है कि उसके पापा अभी तक वापस नहीं आए। अपर्णा बोलती है कि आपके पापा सुबह गए थे और अभी तक लौटे नहीं हैं। तब अजय बोलता है वो अपना काम खुद करते हैं, वो आ जाएंगे, किसी न किसी काम में जरूर फंस गए होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है अप्पू को, जिसकी गाड़ी आधे रास्ते में ही बंद हो चुकी है। फिर वो बेटे को कॉल करके बुलाता है। अजय जाता है और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। घर लौटने के बाद बहुत रात हो चुकी थी। फिर अप्पू जंगल एरिया में जाता है और कुछ कागज वगैरह जलाने लगता है। घर के अंदर से खिड़की से अपर्णा सब कुछ नोटिस करती है कि आधी रात से भी ज़्यादा टाइम में उसके पापा जंगल के एरिया में जाते हैं और कुछ जला रहे हैं, पर किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं। वो छुप छुप के सब कुछ देख रही होती है। फिर अगले दिन सुबह वो अपने पति अजय को सब कुछ बताती है और फिर वो दोनों उस एरिया में जाते हैं और अजय ने शिवा को भी बुला लिया था। शिवा आते ही उस जगह को देखता है और बोलता है ये जगह पूरी काली पड़ चुकी है, मतलब बहुत टाइम से इधर कुछ ना कोई जला रहा था। तुम लोग क्या इधर बहुत आते हो? तो वो बोलता है नहीं, हम लोग कभी भी इधर नहीं आते। जब ये सब कुछ बातचीत चल रही होती है तब घर के अंदर से अप्पू भी सब कुछ नोटिस करता है। फिर उस एरिया में अप्पू भी आ जाता है। फिर शिवा अप्पू से पूछता है अंकल आपकी ये प्रॉपर्टी कितनी दूर तक फैली हुई है? अप्पू बोलता है यह पूरा एरिया ही मेरा है, पर आधी ज़मीन मैंने 2 साल पहले ही बेच दी थी। ये सब कुछ सुनने के बाद शिवा जाते टाइम अजय को एक सलाह देता है, सुमन के साथ तुम्हारे पापा बहुत घुलते मिलते हैं, अभी माहौल ठीक नहीं है और फायरिंग भी हुई है, तो माहौल जब तक ठीक ना हो तुम्हारे पापा को बोलो कि सुमन से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि तुम्हारे पापा की गन मिसिंग हो चुकी है। सुमन जो कि इससे पहले नक्सल वगैरह के साथ लिंक अप पाया गया और जंगल में फायरिंग भी हुई, वो भी पिस्टल से। बहुत कुछ लिंक कर सकते हैं पुलिस वाले, तो थोड़ा संभल के रहो। फिर हम देखते हैं शिवा सीधे उधर से पुलिस स्टेशन जाता है और कर्नाटका पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मेल आया था जो कि एक बच्चे की मिसिंग केस के बारे में था जो भी मॉर्चरी में पड़ा हुआ है। हूबहू वो चच्चू जैसा दिखता है। शिवा फिर ये सारी न्यूज़ फॉरवर्ड करता है अजय को और वो और अपर्णा निकल जाते हैं कर्नाटका के लिए। दूसरी जगह हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने पोते की मिसिंग केसेस के जो भी न्यूज़ छपे थे पेपर वगैरह में उसको कट डाउन करके अपने रूम में कुछ तो कर रहा होता है। अजय कर्नाटका पुलिस स्टेशन में जाता है और मोर्चरी डिपार्टमेंट में जाके जब चेक करता है तो वो रोता रहता है, पर ये बच्चा उसका नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जनगणना करने के लिए अप्पू के घर में आती है और उनसे पूछती है कि घर में कौन कौन है।
फिर अप्पू उसे एक लिस्ट थमा देता है और बोलता है कि इसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फिर वो लड़की लिस्ट देखने के साथ ही साथ पूरी डिटेल्स के बारे में पूछने लगती है, पर अप्पू मानो सरप्राइजिंगली अपने बेटे का ही नाम भूल चुका है। उसको भूलने की एक बीमारी है जो कि थोड़े थोड़े फ्रिक्शन टाइम के बीचों बीच वो भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अजय और अपर्णा दोनों कर्नाटका से लौट आते हैं, पर उस दिन के इंसिडेंट को अभी तक अपर्णा भूली नहीं थी। फिर वो पापा के कमरे में जाती है और फोन्स वगैरह थोड़ा चेक करती है, इधर उधर थोड़ा देखती है, पर उसके पापा को सब कुछ पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई ना कोई तो जरूर आता है। वो सीधा आता है और अजय के ऊपर चीख पड़ता है, मेरे कमरे में तुम लोग क्यों आते हो? मेरे कमरे की कुंडी को पहले ठीक कराओ। उसके जाने के बाद अपर्णा बोलती है, तुम्हारे पापा के फ़ोन में सिर्फ 10 नंबर हैं और कुछ ना कुछ वो नोट्स बनाते रहते हैं। पर अजय बोलता है कि तुम क्यों गई उनके कमरे में? उनको पसंद नहीं कि उनके कमरे में कोई भी आए। तब अपर्णा बोलती है, इतनी रात को जंगल में वो कुछ जला रहे थे, तुम्हें कुछ सस्पिशियस नहीं लगा? अजय उसकी बात को अवॉइड कर देता है और इसी के साथ अपर्णा ने अप्पू के कमरे से कुछ टैबलेट भी ले लिए थे। वो अजय को वो सब कुछ दिखाती है और बोलती है, ये सारी टैबलेट्स पेशेंट्स लोग लेते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा ये क्यों लेते हैं? तब अजय अपर्णा को थोड़ा फ्लैशबैक बताता है और अपने पापा के बारे में भी। वो बोलता है, मेरे पापा को भूलने की बीमारी है और मेरे बेटे चच्चू को ये पता चल चुका था कि उसके दादाजी को यह बीमारी है और उसी से मुझे भी पता चला। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उनको बोला कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, पर वो मेरे ऊपर ही भड़क चुके थे और ये बोलते हैं कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पापा के एक दोस्त जेकब मिले थे, उनसे मैंने बातचीत की। मैंने उनसे पूछा, पापा के भूलने की बीमारी के बारे में आपको पता है? जेकब चुप रहता है और ये पूछता है कि तुम लोगों को कब पता चला? अजय फिर बोलता है कि माँ के मरने के बाद ही पापा ऐसे हो गए हैं। तब जेकब बोलते हैं, तुमको असलियत बताऊं, तुम्हारे पापा एक सर्विसमैन नहीं है, मतलब वो रिटायर नहीं हुए हैं। उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनको निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर खो दी थी और वो हमको मिलती है एक वॉशिंग मशीन पे। ये सब कुछ सुनने के बाद तक अपर्णा के मन में एक क्वेश्चन आता है। अजय का पहला बेटा चच्चू जो महज 2 साल का था, तभी प्रवीणा को कैंसर डिटेक्ट हुआ और तुम लोग चच्चू को अप्पू के पास छोड़कर बहुत बार डॉक्टर के पास जाते थे। इससे पहले भी 2 बार चच्चू मिसिंग हो चुका था, पर तुमको आस पड़ोस में ही मिल गया था, पर आखिरी बार वो तुम्हें नहीं मिला। आखिरी बार तुमने मुझे यही बोला था कि अप्पू के ही पास मैं चच्चू को छोड़ के गया था। हो सकता है कि उसके मिसिंग के बारे में अप्पू को कुछ पता हो, पर वो भूल चुके हों। ये सब कुछ सुनने के बाद मानो अजय भी परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ आती है कि जंगल में किसी का कंकाल मिला है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उधर आता है और ये पता चलता है कि वो एक जानवर का होता है, मतलब एक बंदर का। वो एरिया अजय के घर के पास था तो वो उधर जाते हैं। तभी उधर शिवा बोलता है, तुम लोग घर जाओ, मैं घर आकर तुमको पूरी कहानी सुनाता हूँ। फिर रात को वो घर में आता है और बोलता है, मैटरनिटी डिपार्टमेंट से हमको ये पता चला है कि उस बंदर को गोली लगी है और सरप्राइजिंगली आज से 2 साल पहले ही तुम्हारे पापा ने उस ज़मीन को बेचा है। उससे पहले ये ज़मीन पूरी तुम लोगों की ही थी। फिर से हमको वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पापा वही पेपर कटिंग जो कि चच्चू की मिसिंग वगैरह के लिए थी, वही अपने घर में बैठकर वो देख रहे होते हैं और उधर पुलिस स्टेशन में भी बात हो रही थी इस केस को लेकर। वो लोग बात करते हैं। जो गोली उस बंदर के बॉडी में पाई गई .35, जो कि मुझे लगता है कि अप्पू सर के गन की है, अभी फ़िलहाल मिसिंग है। और सर, आप लोगों को सुनने में ये हैरानी होगी कि इससे पहले उनका पोता 3 साल पहले मिसिंग हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अजय एक दिन गाड़ी लेकर बाहर जा रहा होता है और फॉरेस्ट एरिया से जब वो गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पिता फिर से सुमन से बात कर रहे होते हैं। जब वो लौट रहे होते हैं तो अजय से पूछता है, वो बोलते हैं, मैं इधर थोड़ा आया था ठहरने के लिए। जब सुमन के बारे में वो पूछता है तब वो बोलते हैं, मैं किसी से मिला ही नहीं। फिर उधर से उसका बेटा उसे घर पे ले आता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अप्पू हॉस्पिटल में जाता है और कुछ बिल्स वगैरह के बारे में पूछता रहता है। उन सब हिसाब को लेने के बाद वो जब गाड़ी से लौट रहा होता है तो वो दोनों रास्ते के बीचों बीच अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है। उन सब हिसाब को लेने के बाद जब वो गाड़ी से लौट रहा होता है तो वो दोनों रास्तों के बीचों बीच अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है और कंफ्यूज हो जाता है कि घर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। तब गांव की एक पब्लिक बस जा रही होती है तो वो उसके पीछे उसकी गाड़ी को ले जाता है और घर तक पहुंचता है। घर में जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उसे वो अपना दोस्त बताता है। अपना नाम अमृत बताता है
वो उसी के साथ फौज में था। अप्पू तुरंत घर के अंदर आता है और अपना लेखा जोखा बाहर निकालता है और उसे तब पता चलता है कि उसी के दोस्त अमृत के बारे में और जो नोट में लिखा हुआ है उसके बारे में। वो पूछता रहता है। पहले तो सब कुछ ठीक जा रहा था, फिर जब वो पन्ने पलटता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई आर्मी वाला नहीं है, वो उससे झूठ बोल रहा है और इसी के साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो भी ये बोलेगा वो झूठ बोलेगा, तो इसकी बात पे कभी भरोसा मत करना। फिर इन दोनों में थोड़ी हाथापाई हो जाती है। तभी उधर अजय आ जाता है और इतने टाइम में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अप्पू भूल चुका था। पर अमृत को पता चल चुका था कि इसे कुछ ना कुछ पता है उसके बारे में। वो तुरंत उस जगह को नॉर्मलाइज करता है और चुपचाप उधर से अजय को बाय बोलकर निकल जाता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि 2 फोटोग्राफर आए थे। उन्होंने बहुत पुराना फोटो खींचा था, पर जब ये बंदर वाला केस बाहर आया उन्होंने वो फोटो पुलिस ऑफिसर के साथ शेयर किया, जहां पर हमको साफ दिखाई देता है कि बंदर के पास एक गन होती है। तभी एक कांस्टेबल पहचान जाता है कि ये तो अप्पू सर की गन है और अप्पू को जब बुलाया जाता है और कंफर्मेशन लिया जाता है तब ये पता चलता है कि यह गन असलियत में अप्पू की ही होती है। पर पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है, ये बात बाहर ना आए क्योंकि लोग पैनिक कर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अप्पू घर में आता है और फिर से वो कुछ ना कुछ कटिंग लेता है, कागज लेता है और जलाने के लिए जंगल में चले जाता है। पर इस बार अपर्णा उसका पीछा करती है। जलाने के बाद जब अप्पू थोड़ा दूर जा रहा होता है अपर्णा उधर जाती है और थोड़े कागज वगैरह वो कलेक्ट करने के लिए कि वो क्या जलाता है। पर इतने टाइम में उधर अप्पू आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये सब कुछ अजय दूर से देख रहा होता है और वो भागते हुए आता है। उतनी ही देर में हाथापाई की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तुरंत ही अप्पू सब कुछ भूल जाता है। फिर वो उन दोनों को ही डांटता है, तुम्हारे बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर के अंदर जाके सुलझाओ। तब अपर्णा उनके जाने के बाद बोलती है, तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर प्लान कर रहे हैं। फिर ये लोग जाके सुमन से मिलते हैं और पूछते हैं कि मेरे पापा तुमसे क्यों मिलते हैं। फिर सुमन फ्लैशबैक में जाता है और पुराने दिन की कहानी सुनाता है कि असलियत में हुआ क्या था। वो बोलता है, एक दिन मैं जंगल के एरिया से जा रहा था। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बच्चे मतलब चच्चू को मार रहे थे। मैं उधर गया और मैंने पूछा कि क्या हुआ। उधर एक बंदर की लाश साइड में पड़ी हुई थी और उसको गन की गोली लगी थी। मुझे अप्पू बताते हैं कि इसने मेरे गन को चुरा लिया है और सेफ्टी लॉक को अनलॉक करके इस बंदर को गोली मार दी। मैं जब तुम लोगों के बारे में पूछता हूँ कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तब वो बोलते हैं मुझे नहीं पता। तब अजय को पता चलता है कि वो और प्रवीणा तब चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। फिर सुमन बताता है कि सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने भी किसी को कुछ भी नहीं बोला। बंदर को हमने चुपचाप दफना दिया और उस दिन के बाद वो भी मानो उस चीज़ को भूल गए थे। फिर कुछ टाइम बाद वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरी गन मिसिंग हो चुकी है। तब मैं उस दिन की पूरी इंसिडेंट उनको बताता हूँ कि क्या कुछ होता है, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से भूल जाते हैं। इसीलिए वो बार बार मेरे पास आते रहे और मैं उनको उस दिन की कहानी सुनाता गया। दूसरी जगह हमको ये पता चलता है कि अप्पू को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूछताछ करने के लिए कि वो गोली कैसे बंदर को लगी, कैसे तुम्हारा पोता मिसिंग हो गया, वगैरह वगैरह। दूसरी जगह अपर्णा को अप्पू के रूम में कुछ एविडेंस और मिलते हैं जो कि पुराने नोट्स थे जिनमें लिखा हुआ था टोटल 6 गोलियां थी, उसमें से 2 मिसिंग है। अब सवाल आ जाता है कि वो 2 गोलियां कहाँ गई। एक गोली तो बंदर को लगी, दूसरी गोली कहाँ पर है। अपर्णा के मन में ये क्वेश्चन खाया जा रहा था और दूसरी जगह पुलिस स्टेशन में अजय आता है उसी अमृत को लेके। पुलिस स्टेशन के सामने अमृत सब कुछ कन्फेस करता है। वो बोलता है मैं कोई आर्मी का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि उसका यानी अप्पू का सीक्रेट थेरेपिस्ट है। वो कभी भी पैनिक होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और वो उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी उनको दिखाता है कि उनका इलाज चल रहा है। अप्पू जब ऐसे पैनिक करता है तो वो यूरिनेट भी कर देता है जो कि पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वो कर चुका था। ये सब कुछ होने के बाद मानो अप्पू को उधर से रिलीज कर दिया जाता है, पर हायर अथॉरिटी पुलिस वाले डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसके पास इतने टाइम से गन का लाइसेंस कैसे था। तुम लोग टाइम टू टाइम बैकग्राउंड चेक नहीं करते, अगर ये बाहर आ गया तो हम लोगों के ऊपर थू थू हो जाएगा। ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, ऐसे साइकोपैथ के पास गन नहीं होना चाहिए। फिर अप्पू को अजय घर में लाता है और अप्पू को फिर से पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था। फिर से वो अजय के ऊपर चीखता है, पर अजय और अपर्णा तब कुछ भी नहीं बोलते हैं। अपर्णा फिर डॉक्टर से पूछती है कि पूरा मामला क्या है। वो बोलता है अप्पू पुरानी मेमोरी को भूलने के लिए तस्वीर, फोटोज और इसके साथ पेपर कटिंग वगैरह जला देता है। जैसे व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेज वगैरह होते हैं जो हमको पसंद नहीं आते तो हम उन्हें डिलीट कर देते हैं,
इसे हिस्ट्री डिलीट बोला जाता है और वो वही काम करता है। ये सब कुछ बोल के अमृत वहाँ से चला जाता है। रात को अजय से अपर्णा पूछती है, तुम्हारे पापा क्या छुपा रहे हैं? टोटल 6 गोलियां थी, उसमें से 2 मिसिंग है। एक अगर बंदर को लगी तो दूसरी कहाँ गई? अजय फिर से शुरू करता है, तुम पापा के कमरे में क्यों गई थी? सब कुछ तुम क्यों देख रही हो? तब अपर्णा एक गन निकालती है और बोलती है, ये गन पहचानते हो तुम? ये तुम्हारे पापा की है। तुम्हारे पापा के कमरे की तलाशी करते टाइम मुझे मिली है। अजय शॉक हो जाता है, एकदम चुप। अपर्णा ये भी बोलती है, पुलिस वालों को जो फोटोग्राफ्स मिले थे उसमें बंदर के हाथ में गन थी, वो नकली है और इसी के साथ तुम्हारे पापा को सब कुछ पता था। पर तुम्हारे पापा ने गन को पुलिस के हैंडओवर क्यों नहीं किया? कुछ ना कुछ तो तुम और तुम्हारे पापा मुझसे छुपा रहे हो। फिर अजय अपने पिता के बारे में एक चीज़ बोलता है, तुमको मैंने बताया था ना कि चच्चू लास्ट टाइम उसके दादाजी मतलब अप्पू के पास था, और जब हम लोग घर लौटे तब चच्चू मिसिंग था। तो सारा ब्लेम जाता है उसके दादाजी मतलब अप्पू के ऊपर। हमने उनको ब्लेम नहीं डाला और उसी के साथ वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन हर समय शुरू करते हैं। पेपर कटिंग से, क्लूज से वो पता करने की कोशिश करते हैं कि असली मिसिंग करने वाला कौन है या असली खूनी कौन है, और उनको कोई ना कोई तो क्लू मिल जाता है और हर बार पता चल जाता है कि कौन असली खूनी या मिसिंग करने वाला है, और सारे एविडेंस को जाके वो फिर से जला देते हैं और फिर से ये लूप रिपीट होता है। वो हर एक लूप में जाते हैं और उनको खूनी और मिसिंग करने वाले के बारे में पता चलता है, पर कुछ तो राज है, कोई तो खास है जिसको छुपाने के लिए वो सारे एविडेंस को जला देते हैं, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर है और उनके पास एबिलिटीज़ हैं कि कैसे केस वगैरह को सॉल्व किया जाता है। तब अपर्णा पूछती है, इतने टाइम में तुमको ज़रूर पता चल चुका होगा कि कौन है असली कातिल या मिसिंग करने वाला, और तुम मुझे बताते रहे कि मुझे नहीं पता, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तब अजय चुप हो जाता है और रोता रहता है। फिर अजय बताता है, जब मैं उस दिन टेस्ट कराने के बाद प्रवीणा को लेके घर आता हूँ तो चच्चू भी उसके साथ ही होता है। फिर उनको छोड़ने के बाद मैं थोड़ा बाजार गया था, और जब मैं बाजार से लौटता हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। मैं देखता हूँ कि प्रवीणा पागलों की तरह बैठी हुई थी और मानो वो पूरी सुन पड़ चुकी थी। उसके सामने मैं चच्चू की बॉडी को देखता हूँ जिसके शरीर से खून निकल रहा था, और मेरे पापा की गन उसके साइड में पड़ी हुई थी। मुझे फिर प्रवीणा बताती है कि पापा की गन से खेलते खेलते उसने खुद को ही मार दिया। यह देखने के बाद मानो प्रवीणा को ट्रॉमा हो चुका था। मैं जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मैं लौट के आता हूँ चच्चू को देखने। पर जब मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ कि चच्चू की बॉडी उधर थी ही नहीं, और मेरे पापा डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। वो मुझसे ऐसे मिलते हैं मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी उनको कुछ एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं था। मुझे पता था कि मेरे पापा ने ही सारे एविडेंस मिटाए हैं और वो अब सब कुछ भूल चुके हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि वो ये सब कुछ देख के नर्वस हो चुके थे और नर्वस होने की वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, मतलब चच्चू की बॉडी को उन्होंने छुपा दिया था और सारे एविडेंस को गायब कर दिया था। इतने सालों से वो खुद को ही दोषी मानते हैं और हर बार क्राइम को सॉल्व करते हैं, और आखिरी टाइम पे जब उनको पता चलता है कि उनके करीबी लोग इस केस में फंसेंगे तो वो सारे एविडेंस जंगल में जाके जला देते हैं। ये सब कुछ इतने टाइम से ही लूप में चल रहा होता है। वो केस सॉल्व करते हैं, पता चलता है कि उनके बेटे बहू फंसेंगे तो वो सब कुछ जला देते हैं। प्रवीणा भी इस ड्रामा को सह नहीं पाई। कुछ टाइम के बाद वो भी मुझे छोड़ के चली गई, पर मेरे पापा आज भी मुझे बचा रहे होते हैं। गलती मेरे पापा की हो या मेरे बच्चे की या मेरी, वो चाहते हैं कि एक गलती की वजह से किसी को और परेशानी ना आए। उनको भूलने की बीमारी है, फिर भी वो अभी तक हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर से हमको दिखाया जाता है कि अप्पू ने फिर से केस को सॉल्व कर दिया है और फिर से जाके सारे एविडेंस वो जला रहा होता है, और पीछे से अजय आता है, उनको हग कर लेता है। एंड देन इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।